हेलो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में आप सभी का स्वागत। और आज हम एक नई जनजाति के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, गोंड जनजाति। लास्ट हमने भील जनजाति के बारे में पढ़ा था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस किस प्रकार से पूछे जाते हैं बोर्ड पैटर्न पर, वो हमने डिस्कस कर लिया है। 3 जनजाति हमारी पूरी कंप्लीट हो चुकी हैं। एस्किमो के बाद हमने पढ़ लिया बुशमैन, और बुशमैन के बाद हमने पढ़ लिया भील। और आज के सेशन में हम पढ़ने जा रहे हैं गोंड जनजाति। गोंड जनजाति दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा जनजाति समूह है, और भारत का तो है ही, लेकिन ये विश्व का सबसे बड़ा जनजाति समूह है। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है। और गोंड शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो खोंडा शब्द है। उस खोंडा शब्द से गोंड शब्द की उत्पत्ति हुई है। और भारत में हम देखें तो मोस्टली एमपी रीजन, छत्तीसगढ़ रीजन, झारखंड का कुछ हिस्सा, यहाँ पर ये जनसंख्या निवास करती है, ये जनजाति निवास करती है। तो आज डिस्कस करते हैं गोंड जनजाति के बारे में। गोंड जनजाति की विशेषता क्या है, गोंड जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ है, इसकी आर्थिक क्रियाकलाप कैसे हैं, भोजन, वस्त्र और वातावरण से किस प्रकार से समायोजन किए हुए हैं, और इनका समाज संस्कृति के साथ साथ आधुनिकता संस्कृति के साथ में क्या इनका संबंध स्थापित वर्तमान में हो रहा है, इस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो दोस्तों आज की हेडिंग हो जाएगी गोंड जनजाति, और ये इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाएगा। यहाँ से भी प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाएंगे, प्रश्न किस प्रकार से यहाँ बनते हैं बोर्ड पैटर्न पर, वो हम देखेंगे। तो आप हेडिंग डाल लीजिए गोंड जनजाति। चलिए, सबसे पहला हम पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, परिचय के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं कि गोंड जनजाति का कुछ सामान्य परिचय हम डिस्कस कर लेते हैं। और इसमें हम सबसे पहले बात कर रहे हैं कि गोंड जनजाति विश्व का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। तो आप नोट करते चलेंगे वन बाय वन, एक एक पॉइंट को हम। फर्स्ट पॉइंट आप डिस्कस कर रहे हैं हम, और पहला पॉइंट आप लिखेंगे गोंड जनजाति विश्व का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। ठीक है। और गोंड जनजाति कहाँ निवास करती है, तो यह जनजाति भारत के प्रायद्वीपीय भूभाग पर निवास करती है। प्रायद्वीपीय भूभाग या प्रायद्वीपीय भाग में निवास करती है। में निवास करती है। ठीक है। यदि इंडिया का मैप हम देखें कुछ इस प्रकार से, इंडिया का मैप, तो इंडिया के मैप में आपको ये जनजाति देखने को मिलेगी। तो ये जनजाति मुख्य रूप से यहाँ निवास करती है। ये मध्य प्रदेश का रीजन है और ये छत्तीसगढ़ का कुछ रीजन। तो ये जनजाति यहाँ निवास करती है, यानी मोस्ट ऑफ द एमपी रीजन, ठीक है, और छत्तीसगढ़ रीजन, कुछ यहाँ पर उड़ीसा का रीजन आ जाता है, झारखंड का रीजन आ जाता है। तो ये जो रीजन आप देख रहे हैं, इस रीजन में जनजाति निवास करती है। तो भारत के बहुत बड़े भूभाग में जनजाति निवास कर रही है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। भारत के बहुत बड़े भूभाग पर ये जनजाति निवास करती है। और इससे पहले हमने जो भील पढ़ा था, वो भील जनजाति का क्षेत्र लगभग ये रहता है। ठीक है। इसका कुछ भाग एमपी में भी आ जाता है भील जनजाति का। तो ये जनजाति का जो क्षेत्र ये भील का है, और जो ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये गोंड जनजाति का क्षेत्र है। और ये प्रायद्वीपीय भूभाग है, मैंने लिखा है जनजाति भारत के प्रायद्वीपीय भूभाग, ये प्रायद्वीपीय भाग में निवास करती है। तो ये प्रायद्वीपीय भूभाग है। ठीक है दोस्तों, ये आप बना लीजिए।
गौंड जनजाति विश्व का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है, सबसे पहली बात तो यह है, और ये जनजाति भारत के प्रायद्वीपीय भाग में निवास करती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट कि गौंड जनजाति या गौंड शब्द की जो उत्पत्ति हुई है, गौंड शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो एक शब्द है खोंडा से हुई है, एक शब्द है खोंडा से हुई है। ठीक है, गौंड शब्द की उत्पत्ति एक शब्द है खोंडा, तो गौंड शब्द की उत्पत्ति जो ये एक शब्द है खोंडा से हुई है, और जिसका अर्थ होता है पहाड़ी। यहाँ लिख लेंगे, जिसका अर्थ होता है पहाड़ी। जिसका अर्थ क्या होता है, पहाड़ी। इसका मतलब ये जनजाति भी कहाँ निवास करती है, पहाड़ी क्षेत्रों में। क्योंकि आपको ज्ञात होगा जब हम भील जनजाति पढ़ रहे थे तो वहाँ पर अरावली की बात आई थी, ध्यान आ रहा है आपको। अरावली, तो अरावली का संबंध किससे था, गुजरात से और राजस्थान से। अरावली का संबंध किससे था, राजस्थान से और गुजरात से संबंध था। लेकिन इसके अलावा हमने पढ़ी थी विंध्यन पर्वतमाला, विंध्यन पर्वतमाला, और एक पढ़ा था हमने सतपुड़ा पर्वत, याद आ रहा है आपको। ये दो हमने पढ़े थे, और दोनों का संबंध यहाँ से, विंध्यन पर्वत श्रृंखला भी एमपी छत्तीसगढ़ रीजन में जाती है, और यह सतपुड़ा रीजन भी, जो सतपुड़ा की पहाड़ियाँ, ये भी एमपी और छत्तीसगढ़ तक जाती है। इसका मतलब ये जो पहाड़ी क्षेत्र है, यानी विंध्यन पर्वतमाला और सतपुड़ा पर्वत का जो रीजन है, यहाँ कौन सी जनजाति निवास करती है, तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ गौंड जनजाति निवास करती है। क्योंकि खोंडा का अर्थ क्या हो गया, पहाड़ी, और ये जनजाति जो निवास कर रही है, ये भी कहाँ पर निवास कर रही है, इन क्षेत्रों में निवास करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट, मोस्टली इनका जो क्षेत्र है मध्य भारत रहा है, एमपी रीजन हो गया, थोड़ा बहुत महाराष्ट्र का रीजन ये इसमें शामिल हो जाता है, गुजरात का रीजन शामिल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड का वो क्षेत्र शामिल इसमें हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, धीरे धीरे क्या हुआ कि मराठाओं का प्रभुत्व बढ़ने के कारण ये जनजाति की जो जनसंख्या है वो धीरे धीरे कम होना प्रारंभ हो गई। क्योंकि यहाँ हम देखते हैं ये महाराष्ट्र का रीजन है, और महाराष्ट्र में मराठा सबसे ज़्यादा होते हैं, तो मराठाओं का प्रभुत्व होने के कारण ये जो जनजाति है वो धीरे धीरे इनकी संख्या या इनकी जनसंख्या में कमी आना प्रारंभ हो गया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे परिचय के बारे में। अब हम बात करते हैं इसके निवास क्षेत्र के बारे में कि मुख्य रूप से कहाँ पर निवास करती हैं। तो आप देखेंगे तो निवास क्षेत्र लिखेंगे हम, नेक्स्ट पॉइंट, निवास क्षेत्र। और निवास क्षेत्र में पहला बिंदु ये मध्य प्रदेश, ठीक है, छत्तीसगढ़, नोट करते जाए, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, तेलंगाना, ठीक है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, तेलंगाना। कुछ भाग इसका महाराष्ट्र रीजन में भी होता है, मैंने बताया था आपको महाराष्ट्र रीजन में भी है। ठीक है, यहाँ लिख लीजिए उड़ीसा, तेलंगाना, महाराष्ट्र। इन रीजन में आपको मैकाल की पहाड़ी, मैकाल श्रेणी देखने को मिलेगी, महादेव श्रेणी देखने को मिलेगी, महादेव श्रेणी देखने को मिलेगी। तो इस रीजन में यहाँ सर्वाधिक गौंड जनजाति निवास करती है। ठीक है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, तेलंगाना, महाराष्ट्र रीजन में ये जो मुख्य रूप से जनजाति है गौंड, ये देखने को मिलती है। मैकाल श्रेणी हो गया, आपका महादेव की पहाड़ी हो गया, कुछ भाग जैसे मैंने बता दिया आपको पहले विंध्यन पर्वतमाला, ये हमारी चर्चा हुई थी यहाँ पर, विंध्यन पर्वतमाला, विंध्यन पर्वतमाला, सतपुड़ा रेंज, सतपुड़ा रेंज या सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। ठीक है,
उसके अलावा आप लिख सकते हैं ये सोन नदी का जो क्षेत्र है, इसमें भी जनजाति निवास करती है। पहाड़ी क्षेत्र भी हैं और कुछ ये धीरे धीरे अब मैदानी क्षेत्रों की तरफ भी जनजाति बढ़ती नजर आ रही है। ठीक है दोस्तों, तो निवास क्षेत्र में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, तेलंगाना, महाराष्ट्र कुछ श्रेणियां महत्वपूर्ण हैं। मैकाल श्रेणी, सतपुड़ा श्रेणी, विंध्य पर्वतमाला का ये क्षेत्र जो है, ठीक है, बस्तर का पठार, इस वाले रीजन में ये निवास करती है। अब इस क्षेत्र की जो नदियों की हम बात करें तो यहाँ कौन कौन सी नदी बहती है, प्रवाहित होती है? नर्मदा है, महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है। ठीक है, ऐसी नदियाँ प्रवाहित होती हैं और ऐसी नदियाँ जब प्रवाहित होती है तो एक उपजाऊ मैदान का निर्माण करती है, उपजाऊ मैदान का निर्माण करती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात हो गई। नर्मदा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, ये नदियाँ प्रवाहित होती हैं और ये नदियाँ जब बहती है तो ये उपजाऊ मैदान का निर्माण करती हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण बात हो गई। तापमान भी यहाँ अधिक रहता है, तापमान भी अधिक रहता है, वर्षा भी अच्छी होती है इस रीजन में। और ये जो नदियाँ हैं विशेषकर, हालांकि प्रायद्वीपीय नदियाँ जो होती है वर्षवाहिनी नदियाँ होती हैं, लेकिन नर्मदा नदी जो है, यहाँ नर्मदा नदी है, महानदी है, ये दो मुख्य नदियाँ ऐसी हैं जो लगभग वर्ष के 8-9 महीने प्रवाहित होती है या साल भर भी इनमें जल बना रहता है तो ये प्रवाहित होती रहती है। गोदावरी नदी जो है या कृष्णा नदी, ये पहाड़ी क्षेत्रों से निकलती हैं, तो पहाड़ी क्षेत्रों में यदि जल की मात्रा होगी तो ये नदियाँ भी प्रवाहित होती रहती है और ये तटीय मैदान का निर्माण करती है। ध्यान रखिएगा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा उपजाऊ मैदान का निर्माण करती है, लेकिन मैदान किस प्रकार का है? तटीय मैदान। मैदान किस प्रकार का है? तटीय मैदान का निर्माण करती है। जबकि नर्मदा नदी जो है ये अरब सागर में गिर जाती है, ये मैदान का निर्माण नहीं करती, लेकिन हाँ ये गॉर्ज का निर्माण जरूर करती है, या भ्रंश कह लीजिए, ये भ्रंश का निर्माण करती है नदी। ठीक है, तो ये नदियों का क्षेत्र होने के कारण गौंड जनजाति जो है वो यहाँ निवास करती है। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आपके लिए हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्थिक क्रियाकलाप कि आर्थिक क्रियाकलाप इनका किस प्रकार का है। नेक्स्ट, आर्थिक क्रियाकलाप की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा आपका आर्थिक क्रियाकलाप। आर्थिक क्रियाकलाप में हम क्या देखते हैं, ये जो जनजाति है मुख्य रूप से आखेटक व संग्रह का कार्य करती है। ठीक है, जंगलों में निवास करती है तो क्या करेगी? जंगलों में निवास करती है, जंगलों में निवास करती है तो पेड़ पौधों की जड़ी बूटियां का संग्रहण करती है। ठीक है, आखेटक होती है, संग्रहक होती है, जंगलों में निवास करती है तो पेड़ पौधे की जड़ी बूटियों का क्या करती है? संग्रहण करती है। धीरे धीरे अब इन्होंने झूमिंग कृषि करना प्रारंभ कर दिया। झूमिंग कृषि करना प्रारंभ कर दिया। पशुपालन का क्षेत्र प्रारंभ हो गया, पशुपालन प्रारंभ किया। झूमिंग कृषि करना प्रारंभ कर दिया, पशुपालन करना प्रारंभ कर दिया।
ठीक है। और विभिन्न प्रकार की झूमिंग कृषि, एक स्थान से दूसरे स्थान, दूसरे स्थान से तीसरे स्थान पर ये करते हैं। झूमिंग कृषि मैंने आपको बताया था पहले भी, स्थानांतरित कृषि का एक प्रारूप होता है। मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र है वहाँ पर, मध्य प्रदेश के क्षेत्र में ये पहाड़ी कृषि करते हैं, जिसे पेंडा कृषि के नाम से जानते हैं, ठीक है दोस्तों। तो मध्य प्रदेश के क्षेत्र में ये पहाड़ी कृषि करते हैं जिसे पेंडा कृषि के नाम से भी जानते हैं। तो ये महत्वपूर्ण बात हो गई। सीढ़ीदार खेत होते हैं, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों पे किस प्रकार की कृषि की जाएगी? सीढ़ीदार खेती, इसको हम कहते हैं स्टेप फार्मिंग, ठीक है, सीढ़ीदार खेती की जाती है। तो इनके जीवन यापन का ये मुख्य व्यवसाय इनका हो गया है। अब इनमें कुछ मुख्य वर्ग भी हैं, तो इनमें एक मुख्य वर्ग रावत वर्ग है, जिसका कार्य क्या है? पशु पालन व दूध बेचना। ठीक है, रावत वर्ग है। इस गौंड जनजाति में जो रावत वर्ग है, और रावत वर्ग का मुख्य कारण क्या है? पशुपालन करना या पशुचारण की एक्टिविटी करना और दूध बेचना इसका प्रमुख कार्य है। नेक्स्ट, निवास क्षेत्र और आर्थिक क्रियाओं में हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं अब आखेट। आखेट के रूप में ये जंगली जानवरों का शिकार करते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आखेट के रूप में जंगली जानवरों का शिकार करते हैं, परंतु भारत में जंगली जानवरों के शिकार पर प्रतिबंध है, परंतु फिर भी जंगलों में होने के कारण यह शिकार की एक्टिविटी करते हैं। शिकार कर लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं कि जंगली जानवरों का शिकार करते हैं, परंतु भारत में जंगली जानवरों के शिकार पर प्रतिबंध है, परंतु फिर भी जंगलों में होने के कारण ये शिकार कर लेते हैं। ये इनका हंटिंग का है। धीरे धीरे इन्होंने क्या कार्य किया गया है? धीरे धीरे अब इन्होंने इस पैटर्न में बदलाव लाए और ये अब कृषि कार्य करना प्रारंभ किया है। कृषि कार्य करना प्रारंभ कर दिया है, क्योंकि धीरे धीरे पैटर्न में बदलाव आ रहा है। अब जानवर इतने नहीं रहे, प्रतिबंध लग गए हैं सरकार की तरफ से। यदि कोई इस तरह की एक्टिविटी करता पाया गया तो उसको सजा भी हो सकती है, जुर्माना उसे भरना हो सकता है। तो इस प्रकार की एक्टिविटी को समाप्त करने के साथ साथ ही अभी लोगों ने कृषि कार्य करना प्रारंभ कर दिया है। ये इनकी कुछ महत्वपूर्ण बात थी। कई लोग अब कृषक बन गए, ये इनके लिए महत्वपूर्ण हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं भोजन की। भोजन के रूप में क्या ग्रहण करते हैं? तो आर्थिक क्रियाकलाप में बात कर रहे हैं भोजन की।
भोजन की चर्चा कर लेते हैं कि भोजन किस प्रकार का ग्रहण करते हैं। भोजन, कोदू व कुटकी, ये अनाज के रूप में खाद्यान्न ग्रहण करते हैं। एक प्रकार से प्रकार है अनाज का कोदू और कुटकी, ध्यान रखिएगा। कोदू व कुटकी अनाज का एक प्रकार है, तो खाद्यान्न के रूप में ये इसको ग्रहण करते हैं। सब्जियों को उगाते हैं, ठीक है, घरों में सब्जियों को उगाते हैं। घरों में सब्जियों को उगाकर प्रयोग में लेते हैं, प्रयोग में लेते हैं, ठीक है। कुछ सब्जियों को बेच देते हैं, कुछ सब्जियों को बाजार में बेच देते हैं, ठीक है। घरों में सब्जियों को उगाकर प्रयोग में लेते हैं, और जो कुछ सब्जी बच जाती है उनको ये क्या करते हैं, बेच देते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है आपको? उसके अलावा, सब्जियों के अलावा ये जानवरों का मांस खाते हैं, जानवरों का मांस खाते हैं क्योंकि मांसाहारी होते हैं इसलिए। उसके अलावा महुआ से बनी शराब पीते हैं, महुआ से बनी शराब का सेवन करते हैं। जानवरों का मांस खाते हैं, महुआ से बनी शराब का ये सेवन करते हैं। तो ये इनके कुछ महत्वपूर्ण भोजन के पदार्थ हुए। नेक्स्ट, वस्त्र और आभूषण की बात करते हैं कि वस्त्र और आभूषण कैसे होते हैं। तो गौंड प्राय सूती वस्त्र पहनते हैं, पुरुष धोती और स्त्रियां साड़ी पहनती हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि वस्त्र कैसे होते हैं, किस प्रकार के वस्त्र धारण करते हैं। वस्त्र, ठीक है, पुरुष धोती व कमीज तथा स्त्रियों द्वारा साड़ी पहनावा पहना जाता है, ठीक है। साड़ी पहनावा पहना जाता है, ये इंपॉर्टेंट हो गया। दोनों के द्वारा यानी पुरुष और महिलाओं के द्वारा चांदी व एल्यूमिनियम, चांदी व एल्यूमिनियम के गहने पहने जाते हैं, ठीक है। तो पुरुष और स्त्रियों द्वारा, तो पुरुष विशेषकर क्या पहनते हैं, धोती कमीज, और स्त्रियां क्या पहनती हैं, साड़ी, ठीक है। इनका पहनावा हो गया। चांदी व एल्यूमिनियम के क्या पहनते हैं, गहने पहनते हैं, ये ध्यान रखिएगा। चांदी व एल्यूमिनियम के क्या पहनते हैं, गहने पहनते हैं। इसके बाद इंपॉर्टेंट बात है कि स्त्रियों द्वारा शरीर पर
गोदना, गुदवाना प्रचलन में है। ठीक है, गोदना गुदवाना प्रचलन में है। या गोदना गुदवाया जाता है, ऐसे लिख लीजिए, गोदना गोदना गुदवाया जाता है, प्रचलन में है। ठीक है, टैटू जो होता है वो गुदवाती है, महिला शरीर पे टैटू गुदवाती है। छोटे छोटे गांवों में निवास स्थान के रूप में देखें, निवास के रूप में, तो जहाँ ये निवास करते हैं गोंड जनजाति के लोग, गोंड जहाँ निवास करते हैं, छोटे छोटे समूह में निवास करते हैं, छोटे छोटे समूह में निवास करते हैं। ठीक है, छोटे छोटे समूह में निवास करते हैं, जिन्हें नंगले या पल्ली कहते हैं, नगले या पल्ली कहते हैं। ठीक है, नंगले या पल्ली कहते हैं, निवास का जो इनका क्षेत्र होता है। बतख व मुर्गी की बलि देते हैं, मुर्गी की बलि देते हैं, और इनके जो घर होते हैं वे घास फूस के बने होते हैं। घास फूस के बने हुए होते हैं। और यदि घरों में हम देखें कि घरों में किस तरह का पैटर्न इनके होता है, क्या क्या मिलते हैं, तो बरामदा देखने को मिलता है, रसोई घर देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ से ऊपर लिख रहे हैं हम, घरों में बरामदा मिलेगा, रसोई, स्नान घर आदि होते हैं। ठीक है, घरों में बरामदा, रसोई घर, स्नान घर आदि देखने को मिलते हैं। विशेषकर पूजा घर भी होते हैं। औजार व बर्तन की बात करें कि इनके औजार व बर्तन किस प्रकार के होते हैं, तो नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगी आपके औजार व बर्तन की बात करें तो औजार में मुख्य रूप से जो एक मजदूर लोग जो होते हैं उस तरह के जो औजार रखते हैं। फावड़ा हो गया, तगारी हो गई। ठीक है, फावड़ा, तगारी, कुदेली, करनी, इस प्रकार के ये औजार रखते हैं, क्योंकि मुख्य रूप से इनका व्यवसाय इस प्रकार का हो गया। अब कारीगर रूप में होते हैं लोग, साधारण रूप में कारीगर होते हैं, तो उस हिसाब से खुरपी, फावड़ा, कुल्हाड़ी, तीर आदि ये जो इनके औजार होते हैं वो इनका सामान रखते हैं। सामान्य चीज़ें हैं, ज़्यादा वो नहीं है, तो औजार व बर्तन में सामान्य चीज़ हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे समाज और संस्कृति। औजार और बर्तन के बाद हम बात करते हैं समाज और संस्कृति, कि इनका समाज और संस्कृति किस प्रकार की है। फर्स्ट हेडिंग हो जाएगी
समाज व संस्कृति। नंबर 1 पितृसत्तात्मक समाज है। पितृसत्तात्मक समाज मिलता है, ठीक है, पितृसत्तात्मक समाज मिलता है, ये ध्यान रखना है आपको। और पितृसत्तात्मक समाज ऑलमोस्ट हम सारी जनजातियों में देखते हुए आ रहे हैं, ठीक है, किसी में कोई अंतर नहीं होता। आगे लिख लेंगे पिता की मृत्यु के पश्चात पिता की मृत्यु के पश्चात जो संपत्ति होती है, पितृसत्तात्मक समाज मिलता है, पिता की मृत्यु के बाद जो संपत्ति होती है उसको पुत्रों में विभाजित कर दिया जाता है, पुत्रों में बांट दिया जाता है या विभाजित कर दिया जाता है। ठीक है, पितृसत्तात्मक समाज मिलता है, पिता की मृत्यु के पश्चात संपत्ति जो होती है उसको पुत्रों में विभाजित या बांट दिया जाता है, ये ध्यान रखना। जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जो होता है सबसे बुजुर्ग व्यक्ति परिवार का मुखिया होता है। क्लियर हो गया? सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जो होगा वो परिवार का क्या कहलाएगा? मुखिया कहलाएगा। नोट करते जाइए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कीजिए सारी चीज़ें, ये सब इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न पूछेगा समाज व संस्कृति, यहाँ से प्रश्न पूछेगा कि समाज व संस्कृति किस प्रकार की, गोंडों की है या भीलों की है, तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा। देखिए विवाह किस प्रकार का होता है? सेवा विवाह, विनिमय विवाह, ठीक है, सेवा विवाह, विनिमय विवाह, ये सेवा विवाह लिखिए इसका पूरा, सेवा विवाह, विनिमय विवाह, हरण विवाह, ठीक है, सेवा विवाह, विनिमय विवाह, हरण विवाह, विधवा विवाह प्रचलन में है। सेवा विवाह, विनिमय विवाह, हरण विवाह वे विधवा विवाह प्रचलन में है। ठीक है, देखिए सेवा विवाह का मतलब क्या होता है कि लड़की के घर पे सेवा करना, ये सेवा विवाह होता है कि लड़की के घर पे जाके सेवा करना, ठीक है, सेवा विवाह। विनिमय विवाह मतलब कुछ देकर लड़की को, जैसे हमने पढ़ा था भीलों के अंदर दापा प्रथा, उसी तरह से विनिमय विवाह होता है। विनिमय विवाह क्या हो गया कि कुछ राशि देकर लड़की से विवाह कर लेना, विनिमय विवाह, बेचना, ठीक है, बेच, इस तरह का। फिर उसका हो गया विनिमय हो जाना, ठीक है। उसका फिर हरण विवाह मतलब अपहरण कर लेना, किडनैप कर लेना, है ना, अपहरण कर लेना, उस तरह का विवाह। विधवा विवाह, यदि कोई स्त्री विधवा हो जाती है, उसके पति मर जाता है, तो विधवा विवाह भी प्रचलन है। तो चारों प्रकार के विवाह यहाँ पर प्रचलित हैं और वो इम्पोर्टेंट है। सेवा विवाह, विनिमय विवाह, हरण विवाह और विधवा विवाह यहाँ प्रचलन में है। ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे इसका हम। गांव के मुखिया को पटेल में मुखादम कहते हैं, ध्यान रखना है। गांव का जो पटेल होता है, गांव का पटेल या मुखादम कहा जाता है, तथा गांव के चौकीदार को
लिख लीजिए, आप नोट कीजिए। गांव का जो मुखिया होता है, ठीक है, ऐसे लिखिए, गांव का जो मुखिया होता है, ये लिख लीजिए, गांव के मुखिया को, गांव के मुखिया को पटेल या मुखादम कहा जाता है। और गांव का जो चौकीदार होता है उसको हम क्या कहते हैं, कोतवार। गांव के चौकीदार को कोतवार कहा जाता है, कोतवार कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, गांव के मुखिया को पटेल या मुखादम कहा जाता है और गांव के चौकीदार को कोतवार कहा जाता है। ये महत्वपूर्ण बात है। गांव का जो पुजारी या पुरोहित होता है, या लिख देते हैं, गांव का जो पुजारी या पुरोहित होता है उसे देबारी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, देबारी। तो गांव का पुजारी या पुरोहित को देबारी कहा जाता है। और गोंड मुख्य रूप से द्राविडियन भाषा बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। द्राविडियन, हिंदी, मराठी, तेलुगु भी बोलते हैं। सभी तरह की मोस्टली ये जो इनकी भाषा है वो मिक्सअप फॉर्म में पाई जाती है। तो सबसे पहले तो ये कि गोंड जनजाति के जो लोग हैं, गोंड जनजाति के लोग द्राविडियन भाषा, ठीक है, गोंड जनजाति के लोग द्राविडियन भाषा, हिंदी भाषा, हिंदी, तेलुगु वे तमिल भाषा बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया कि गोंड जनजाति के लोग द्राविडियन भाषा, हिंदी, तेलुगु, तमिल भाषा बोलते हैं। ये निपुण होते हैं इनमें। ठीक है, गोंड जनजाति के लोग पूर्णिमा के दिन, गोंड जनजाति के लोग पूर्णिमा के दिन इकट्ठा होकर नाचते वे गाते हैं। नोट कीजिए, गोंड जनजाति के लोग पूर्णिमा के दिन इकट्ठा होकर नाचते हुए गाते हैं। नोट कर लीजिए इन्हें। ठीक है, आगे बात करते हैं, इन समाज संस्कृति की बात कर रहे हैं आगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है माता देवी पार्वती। सहारा देती है, वे ध्यान रखती है, सहारा देती है तथा पालन पोषण करती है। नोट कीजिए, माता देवी पार्वती सहारा देती है तथा ये पालन पोषण भी करती है।
गौंड जनजाति के लोग गौंड जनजाति के लोग मनोरंजन के रूप में मुर्गों को लड़वाते हैं। मुर्गों को लड़वाते हैं, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा छोटी माता वे शीतला माता की पूजा करते हैं। शीतला ठीक है, छोटी माता वे शीतला माता की पूजा करते हैं। छोटी माता वे शीतला माता की पूजा करते हैं। देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए बकरों की बलि देते हैं। नोट कीजिए, प्रसन्न करने के लिए भेड़ बकरियों लिख लीजिए, बकरों की बजाय भेड़ बकरियों की। भेड़ बकरियों की बलि देते हैं। ठीक है, भेड़ बकरियों की क्या देते हैं, बलि देते हैं। इम्पोर्टेंट है ये सभी, इनके समाज संस्कृति संबंधित हैं। यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा, इम्पोर्टेंट है, समाज और संस्कृति से संबंधित। इसके बाद रात्रि जागरण वे जादू भूत प्रेतों या जादू टोना लिख लीजिए, जादू टोनों में विश्वास करते हैं। ठीक है, रात्रि जागरण करते हैं और साथ ही साथ जादू टोनों में भी ये विश्वास रखते हैं। इसके अलावा ये अधिकांश जो गोंड है वो हिंदू हैं। अधिकांश गोंड हिंदू हैं। अधिकांश गोंड हिंदू हैं तथा प्रकृति पूजक होते हैं। तथा प्रकृति पूजक होते हैं, यानी प्रकृति की पूजा करते हैं। गोंड जनजाति प्रकृति की पूजा करती है। ठीक है, देखो गोंड जनजाति के लोग द्रविडियन भाषा बोलते हैं, हिंदी भाषा, तेलुगु, तमिल भाषा बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए। गोंड जनजाति के लोग पूर्णिमा के दिन इकट्ठा होकर नाचते और गाते हैं, ये आपको लिखना है। माता देवी पार्वती सारा देती है, यानी ये मानते हैं कि माता देवी जो है, पार्वती जो है वो सारा देती है और हमारा पालन पोषण करती है। गोंड जनजाति के मनोरंजन के रूप में क्या करते हैं, मुर्गों को लड़वाते हैं, यानी मुर्गों की लड़ाई इनके लिए पसंद का एक मनोरंजन का साधन है। छोटी माता और शीतला माता की पूजा करते हैं, ये ध्यान रखना है। देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए क्या करते हैं, भेड़ बकरियों की बलि देते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। रात्रि जागरण करते हैं, साथ ही साथ जादू टोनों में विश्वास रखते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। और अधिकांश गोंड जो होते हैं वे हिंदू होते हैं और प्रकृति पूजक होते हैं, यानी प्रकृति की क्या करते हैं, पूजा करते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जिसकी हमने चर्चा कर ली है गोंड जनजाति के बारे में।
अब हम बात कर लेते हैं आधुनिक संस्कृति संपर्क किस प्रकार से है। ठीक है, इनका आधुनिक संपर्क किस प्रकार से हो रहा है। तो आपकी हेडिंग हो जाएगी आधुनिक संस्कृति से संबंध। देखिए टॉपिक हेडिंग हो जाएगी आधुनिक संस्कृति से संबंध। आधुनिक संस्कृति से संबंध कैसे स्थापित किए आधुनिक संस्कृति संबंध। तो सबसे पहला, आधुनिकता के साथ इनके जो आवास हैं, आधुनिकता के साथ आवासों में परिवर्तन, आधुनिकता के साथ क्या हुआ है, इनके जो आवास थे उन आवासों में परिवर्तन हुआ है। लगभग यही यूँ कह लीजिए कि समय के साथ साथ इनकी श्रम की प्रवृत्ति बढ़ी है। ठीक है, श्रम की प्रवृत्ति यानी लोग कार्य करने लगे हैं। आधुनिकता के साथ ये लोग अपने इस गांव के क्षेत्र से, मान लीजिए गांव का क्षेत्र है जहां ये निवास करते हैं, या जंगल का क्षेत्र है जहां निवास करते हैं। अब जंगल धीरे धीरे समाप्त होते जा रहे हैं, तो ऐसे स्थान पे क्या कर रहे हैं ये लोग, जंगलों से निकलकर आधुनिकता की तरफ, या यूँ कह लीजिए शहरों की तरफ निकलना इन्होंने प्रारंभ किया है। और शहरों में निकल कर क्या कार्य कर रहे हैं, श्रमिक बन रहे हैं, लेबर के रूप में कार्य कर रहे हैं। धीरे धीरे ये इनमें पैटर्न चेंज होता जा रहा है। अब ये लोग जो इंडस्ट्रीज़ हैं यानी कि औद्योगिक इकाइयां हैं उनकी तरफ, यानी कि ये लोग अब खनन क्रिया द्वारा जो होती है, खनन कार्य जो होता है, खनन कार्य में श्रमिक के रूप में कार्य कर रहे हैं। साथ ही विनिर्माण उद्योग या औद्योगिक गतिविधि औद्योगिक गतिविधियों में इसलिए औद्योगिक गतिविधियों में शामिल होते हैं, शामिल हो रहे हैं, क्लियर हो गया। खनन कार्य में श्रमिक के रूप में कार्य करते हैं और औद्योगिक गतिविधियों के रूप में भी कार्य कर रहे हैं। इनकी जो बस्तियां हैं उनमें विभिन्न प्रकार से जहाँ ये निवास करते हैं, तो निवास क्षेत्रों या बस्तियों में लिख लेते हैं। जहाँ निवास करते हैं तो बस्तियों में अस्पताल, विद्यालय या चिकित्सा सुविधा विद्यालय, ठीक है, आंगनबाड़ी केंद्र, अन्य सुविधाएं उपलब्ध होती है या उपलब्ध हो रही है। ठीक है, बस्तियों में अस्पताल, विद्यालय, आंगनबाड़ी केंद्र, अन्य सुविधाएं उपलब्ध हो रही है, जिसके माध्यम से इनके पैटर्न चेंज हो रहा है। साथ ही साथ बस्तियों में बैंक, पंचायत या पंचायतें, वे बाजारों की स्थापना प्रमुख रूप से
प्रमुख रूप से होती जा रही है। ठीक है, तो बस्तियों में बैंक, पंचायतें और बाजारों की स्थापना प्रमुख रूप से होती जा रही है ताकि इनके जीवन शैली में बदलाव आ रहा है, जिसके कारण जीवन शैली में बदलाव तथा रीति रिवाजों व परंपराओं में आधुनिकता का प्रचार देखा है, या आधुनिकता का प्रचार प्रसार हो रहा है। इंपॉर्टेंट, ठीक है। जीवन शैली में बदलाव तथा रीति रिवाज व परंपराओं में आधुनिकता का प्रचार प्रसार हो रहा है। ये कुछ महत्वपूर्ण प्रथा। तो इनकी ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो हमने डिस्कस कर ली हैं। आधुनिक संस्कृति के इनसे संबंध क्या है रहा कि आधुनिकता के साथ आवासों में परिवर्तन देखने को आ रहा है, चेंजेस इनमें देखने को मिलते हैं, श्रम की प्रवृत्ति धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तो अब ये लोग शिकार, कृषि कार्य तो मतलब शिकार को तो काफ़ी हद तक इन्होंने छोड़ दिया है। अब ये मोस्टली क्या कर रहे हैं, श्रम कर रहे हैं, यानी लेबर के रूप में कार्य करते हैं। कहीं ना कहीं लेबर के रूप में लोग कार्य कर रहे हैं। और ये ऐसा क्यों हुआ है, आधुनिकता के कारण हुआ है कि जिस तरह से मॉडर्नाइजेशन होता जा रहा है उस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि आवासों में भी परिवर्तन, जंगलों में निवास तो कर रहे हैं लेकिन आवासों में परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि अब वो चीज़ नहीं हो पा रही जो इनको मिलनी चाहिए, घास फूस, जंगल, लकड़ी, क्योंकि धीरे धीरे नगरीकरण बढ़ता है। तो नगरीकरण बढ़ने से जंगलों का विनाश होता है, ठीक है। तो आवासों में परिवर्तन होता है, आवास का जो पैटर्न होता है, जो हाउस मटेरियल होता है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है, और हाउस मटेरियल चेंज होने के कारण आवासों में परिवर्तन होता है। इसके अलावा हम दोस्तों क्या देख पा रहे हैं कि खनन कार्य में श्रमिक के साथ, यानी खनन कार्य जो होता है, क्योंकि मोस्टली कहाँ निवास कर रहे हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र रीजन में निवास कर रहे हैं। तो वहाँ सर्वाधिक हमें क्या मिलते हैं, खनिज मिलते हैं। वहाँ सर्वाधिक क्या देखने को मिलते हैं, खनिज। और जहाँ सर्वाधिक खनिज होंगे इसका मतलब वहाँ खनन कार्य होगा। तो खनन कार्य में ये श्रमिक के रूप में कार्य कर रहे हैं। क्या देख रहे हैं कि खनन जो एक्टिविटी हो रही है, माइनिंग एक्टिविटी होती है, मिनरल्स जहाँ पर हमें प्रोवाइड होते हैं, वहाँ श्रमिकों के रूप में क्या कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। इसके साथ साथ औद्योगिक गतिविधियाँ जो है, जितने भी उद्योग डेवलप हो रखे हैं उस रीजन में, झारखंड हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, उड़ीसा हो, महाराष्ट्र रीजन हो, वहाँ ये लोग औद्योगिक गतिविधि में संलग्न है। तो औद्योगिक गतिविधियाँ भी इनकी शामिल, औद्योगिक गतिविधियों में भी लोग शामिल हो रहे हैं, जिसके माध्यम से अब ये क्या कर रहे हैं, ये शिकार की प्रवृत्ति को इन्होंने काफ़ी हद तक कम कर दिया है या बिल्कुल समाप्ति हो गई है। इनकी बस्तियों में अस्पतालों का निर्माण हो रहा है, ठीक है, चिकित्सालय की सुविधा होती जा रही है, विद्यालय बनते जा रहे हैं, विद्यालयों का नवीनीकरण हुआ है, विद्यालय बनते जा रहे हैं, आंगनबाड़ी केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र, महिलाओं के लिए विशेष आंगनबाड़ी केंद्र बनाए जा रहे हैं और अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही है, जिसके माध्यम से इनके रहन सहन में बदलाव आया है, इनकी सोच में परिवर्तन आया है और ये आधुनिकता की तरफ आगे बढ़े हैं। बस्तियों में बैंक, तो इनकी जो पूंजी है उसको स्टोर करने के लिए, उनको बचत के रूप में रखने के लिए बैंक का प्रावधान हो गया है, तो बैंकों की सुविधा हो गई है, ठीक है। पंचायतें बनने लगी, ये कबीले के छोटे फॉर्म में रह रहे हैं लोग, तो ये अपना निर्णय खुद ही, अभी पंचायतें बनने लगी है तो एक समूह इकट्ठा होने लगा, एक दूसरे के विचार यहाँ इकट्ठे होने लगे, ठीक है। बाज़ारों की स्थापना हुई है, और बाज़ारों की स्थापना होने से क्या हुआ दोस्तों, बाज़ारों की स्थापना से ये होता है कि जंगलों से जो भी खाद्य सामग्री इनको मिलती है, औषधि, जड़ी बूटियाँ जो प्राप्त होती है, वो बाज़ारों तक लेकर आते हैं और बेचते हैं। और बाज़ारों में मोस्टली कौन लोग आते हैं, तो जो अर्बन रीजन में लोग रहते हैं, तो वे लोग आते हैं, उनका पहनावा देखते हैं, उनकी लाइफस्टाइल देखते हैं, वो किस प्रकार से 2 व्हीलर से या 4 व्हीलर से आते हैं, तो उनको देख देख के लोग सीख रहे हैं। तो आधुनिकता से इनका प्रसार प्रचार हो रहा है। उसके बाद बाज़ारों की स्थापना होने से क्या हुआ है, इनके एक पैटर्न में बदलाव आया है। दूसरा, जीवन शैली में बदलाव आया है, रीति रिवाज और परंपराओं में आधुनिकता का प्रचार प्रसार हो रहा है। क्योंकि जीवन शैली में बदलाव क्यों आता है, क्योंकि लोग एक दूसरे को देखते हैं, कम्युनिकेशन जब होता है,
हम देखते हैं कि उन लोगों का पहनाव किस प्रकार का है, वो किस प्रकार से रह रहे हैं। तो जीवन शैली में नॉर्मली बात है, जीवन शैली में बदलाव आता है, क्योंकि मानव की एक प्रवृत्ति है कि मानव देखकर और सुनकर वो चीज़ों को सीखता है। यदि हम कोई चीज़ देख लें कि इनका जो पहनावा है वो किस प्रकार का है, तो हम भी उसी प्रकार की एक्टिविटी करने लग जाते हैं, या कोई चीज़ सुनकर हम उस तरह की एक्टिविटी करने लग जाते हैं। तो ये मानव का स्वभाव है कि जीवन शैली में वो धीरे धीरे बदलाव लाता रहता है, पैटर्न चेंज होते रहते हैं। आप देखें हर तरह के सीज़न में या 1 साल 2 साल 3 साल के सीज़न में पैटर्न में बदलाव होता है। हमारे जो वेशभूषा है, खान पान है, इन सब में बदलाव देखने को मिलता है। तो हम बदलाव कैसे देखते हैं, एक होती है पश्चिमी संस्कृति, ठीक है, वेस्टर्न कल्चर होता है। ये वेस्टर्न कल्चर कहाँ का है, ये वेस्टर्न कल्चर आपको यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ठीक है, जो वेस्टर्न कंट्रीज है वहाँ देखने को मिलता है। और हमारी जो संस्कृति है वो कैसी संस्कृति, पूर्वी संस्कृति। हमारी संस्कृति कैसी है, पूर्वी संस्कृति, यानी यहाँ का पहनावा, यहाँ का खान पान, यहाँ की वेशभूषा, यहाँ का सब कुछ अलग है और यहाँ का सब कुछ अलग है। यहाँ का खान पान अलग होगा, वेशभूषा अलग होगी, रीति रिवाज अलग होगी, मान्यताएं अलग होगी, रहन सहन अलग होगा। तो बदलाव क्या आ रहा है, यहाँ का पैटर्न यहाँ फॉलो किया जा रहा है और यहाँ का पैटर्न यहाँ फॉलो किया जा रहा है, चाहे वो धर्म से संबंधित हो, ठीक है, पहनावे से संबंधित हो, खान पान से संबंधित हो, विचारों से संबंधित हो। तो ये जो पैटर्न यहाँ चल रहा है वो पैटर्न धीरे धीरे यहाँ आता जा रहा है और यहाँ का जो पैटर्न है वो धीरे धीरे यहाँ पे चल रहा है। तो ये स्वाभाविक है, ये संस्कृति जो है वो धीरे धीरे बदलती रहती है, प्रभाव आता रहता है। जब हम किसी अन्य लोगों से मिलते हैं, उनके विचारों को सुनते हैं, उनसे हम प्रेरित होते हैं, तो हम कुछ ना कुछ चेंजेस करते हैं, चाहे वो भारतीय संस्कृति का रहा हो या पश्चिमी संस्कृति का हो या पूर्वी संस्कृति का हो, वो कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं। ठीक उसी प्रकार से गौड़ जनजाति के आधुनिक और इनका जो संस्कृति है उसके संबंध में भी क्या है, बदलाव आया है। और बदलाव किस प्रकार से देखने को मिला है कि इन्होंने आवासों में परिवर्तन कर लिया है, श्रम की प्रवृत्ति इन्होंने बढ़ गई, टेंडेंसी इनकी जो एक ट्रेंड चला आया है कि भाई हम शिकार ही करेंगे, जंगलों में ही निवास करेंगे, जंगलों की जो खाद्य सामग्री उनको ग्रहण करेंगे। तो इनमें इनका काफ़ी चीज़ बदलाव देखने को मिला है। खनन कार्य श्रमिक के रूप में कार्य करने लगे हैं, औद्योगिक गतिविधियां में शामिल होने लगे हैं, ठीक है, अस्पतालों का प्रयोग करने लगे हैं, चिकित्सालयों का प्रयोग करने लगे हैं, विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने लगे हैं। तो इनको पता चल रहा है क्या सही है और क्या गलत है, हमें और कितनी वृद्धि करनी है, हमें किस प्रकार के परिणाम प्राप्त करने हैं, हमारे बच्चों को किस प्रकार की शिक्षा चाहिए। तो इन सभी के लिए हमें विद्यालय और बड़े स्तर पर महाविद्यालयों का निर्माण करने लगे हैं, आंगनबाड़ी केंद्र स्थापित करने लगे हैं, बालक बालिकाओं की सिक्योरिटी के लिए, सुरक्षा के लिए। आंगनबाड़ी केंद्रों में विभिन्न प्रकार की योजनाओं के द्वारा, सरकारी योजनाओं के द्वारा आंगनबाड़ी केंद्र पे सुविधा मुहैया करवाई जा रही है, जिसके माध्यम से इन जनजातियों का जो लेवल है, स्तर है, उसको उठाया जा सके। इस प्रकार से दोस्तों हमने विभिन्न प्रकार के जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे गौड़ जनजाति के बारे में, वो सबको हमने डिस्क्राइब कर लिया। इम्पोर्टेंट बातें हमने जो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछी जा सकती है वो हमने आपको बता दी। वहाँ से बनने वाले प्रश्नों की चर्चा हमने कर ली, किस प्रकार से प्रश्न वहाँ पे बनेंगे। जैसे संस्कृति पे प्रश्न पूछा जाए तो आपको ये मोस्टली जो हमने सारी चीज़ें लिखी है वो आपको लिखनी पड़ेगी, ठीक है। आधुनिकता से संपर्क कैसा है, संस्कृति के साथ संबंध कैसा है, तो उसको हमने डिस्कस कर लिया है। तो यहाँ से प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाएंगे वो भी हमने डिस्कस कर लिया है। परिचय पे प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि एक प्रश्न हमारा बना था, आपको ध्यान हो कि द्राविडियन भाषा का शब्द है, ठीक है, खोंडा शब्द किसकी उत्पत्ति से माना जाने लगा है, या खोंडा शब्द की उत्पत्ति से कौन शब्द निकल कर आया है। इस प्रकार से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इस लेक्चर में हमने गौड़ जनजाति के बारे में भी अध्ययन कर लिया है। तो इस प्रकार से आपका ये जो चैप्टर है कंप्लीट हो गया। यहाँ से बनने वाले प्रश्न पर भी हमने डिस्कशन कर लिया है, ठीक है दोस्तों। तो यदि आपको कोई क्वेरीज हो तो आप पूछ सकते हैं, कोई प्रश्न दिमाग में आपके आ रहा हो, समझ में नहीं आया हो तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए धन्यवाद।